जय हिंद एवरीवन, दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जो कि बेस्ड है आपका प्रोबेबिलिटी चैप्टर पे। ठीक है, आपके मैथ सीरीज का ये चौथा वीडियो है, जिसमें पहले हमने बात करा था रियल नंबर के बारे में। सेकेंड चैप्टर हमने पढ़ा जो कि था पॉलिनोमियल। थर्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा वो था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर डेट इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए उससे पहले थोड़ा बात करते हैं अपने स्टडी मटेरियल के बारे में। समझिएगा कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, नोट्स, समरी, या आप वैसे बच्चे हैं जिनका अभी तक कोई नोट्स कंप्लीट नहीं है, कोई कॉपी नहीं है, टेंशन के मारे नींद नहीं आती है, ऐसा कोई समस्या अगर आपके साथ है बच्चे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं मेरा स्टडी मटेरियल, जिसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू पे अ स्मॉल लिटिल अमाउंट। इट्स अ टाइम ऑफ मनी। आप जानते हैं कि अभी क्या है, पैसों का समय है, तो सब कुछ को फ्री नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मेरा स्टडी मटेरियल है उसका कुछ एक लिमिट दाम रखा गया है, जो कॉस्ट है आपका 500 रुपये है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये होगा कि मैं आपसे कम लूँ और आपको ज़्यादा दूँ। ठीक है, इस मोटो के साथ आपके मन में क्वेश्चन भी आएगा कि आप मेरा स्टडी मटेरियल क्यों खरीदेंगे। ठीक है, पहला बात ये देखिए, मैं जो स्टडी मटेरियल है वो मैंने खुद तैयार किया है विथ लॉट्स ऑफ इफर्ट। मुझे पता है कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और एक परफेक्ट प्लान क्या होना चाहिए अभी से। तो अगर आप मेरा स्टडी मटेरियल लेते हैं तो आपको आपके हिसाब से प्लान करके मिलेगा। हो सकता है कि आपका 5 चैप्टर कम्प्लीट हो, किसी बच्चा का 10 चैप्टर कम्प्लीट हो, तो आपको एक तरीके का प्लान से आप नहीं सक्सेस हो पाइएगा। तो अगर आप स्टडी मटेरियल खरीदते हैं तो आपको अपना रूटीन के तहत जितना आपका कंप्लीट है, मान लेते हैं आपका 1 चैप्टर कंप्लीट है, तो आपको बाकी बचे हुए चैप्टर को किस तरह से डील करना है, उस तरह का प्लान आपको बना करके दिया जाएगा। और स्टडी मटेरियल जो मेरा है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सम पेपर का क्वेश्चन कुछ डिस्कस करा है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट नोट समरी वगैरह है सबको इंजल्ट करके एक पीडीएफ के फॉर्म में अरेंज करके आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसमें देखिए क्या है कि एक बात आती है कि हमें स्टडी मटेरियल क्यों चाहिए होता है। ठीक है, देखिए, जब आपको आपको अगर बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको कोई पीएचडी करना नहीं है और ना ही आपको इंजीनियरिंग डॉक्टर करना है अभी पढ़ के। ठीक है, बस उतना ही पढ़ना है जितना बोर्ड में पूछा जाता है। किताब क्या है, एक महासागर है, उसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है जो सबसे नहीं पूछा जाता है। मान लीजिए कि पूरा पूरा नदी है, जरूरी थोड़ी नहीं कि हर जगह मछली हो ही। एक कुंड में मछली होता है, उसी तरह जो स्टडी मटेरियल होता है क्या, एक कुंड है जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सारा चीज़ को एक जगह रखा गया है और बाकी जो चीज़ उसको छांट दिया गया है। तो आपको छटा हुआ चीज़ पढ़ना ही नहीं है, ऊपर से और क्या आपका 30% सिलेबस और घट गया है, तो आपको तो कुछ लिमिटेड पढ़ना है। तो बुक में आप जाइएगा तो बुक तो कोई अपना सिलेबस रिड्यूस करके नहीं डाला है ना, कोई नया बुक अभी तक आया नहीं है जो कि आपको 30% रिड्यूस करके सिलेबस और टॉपिक बताया जाए। तो आप एक स्टडी मटेरियल लीजिएगा जो कि अच्छा तरीके से बनाया गया है, ऑब्जर्वेशन से बनाया गया है, और जो एक एक्सपीरियंस आदमी द्वारा बनाया गया है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्टडी मटेरियल को बोरो कर सकते हैं। ठीक है, अगला बात क्या है, हाउ मच यू हैव टू पे, कि कितना आपको देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई आपसे व्यापार करने का कोई मन है। मेरा कहने का तात्पर्य और मेरा समझाने का तात्पर्य यही है कि आपका कम खर्चा में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो, उसके लिए जस्ट यू हैव टू पे 500 रुपये फॉर माई फुल सपोर्ट। आपके अभी से लेकर के एग्जाम तक के लिए मात्र 500 रुपये, जो कि आपका ट्यूशन फ़ी का एक मंथ का फ़ी भी नहीं है। आपकी ट्यूशन फ़ी मिनिमम 700, 800, 1000 रुपया, 2000 रुपये करीब होती है, जिसमें कि ये कुछ भी नहीं है 4 महीने के कॉस्ट के हिसाब से। आपका एग्जाम में अभी 4 महीने का समय है, 4 महीने में 500 रुपये कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज ये 4 रुपये 5 रुपये पर डे हुआ जो कि आप ऐसे ही उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा कि आप अगर 500 रुपये देते हैं उससे क्या क्या फ़ायदा होगा आपको। देखिए, पहला बात, आपको हर चैप्टर का समरी, हर चैप्टर का शॉर्ट नोट, हर चैप्टर का टॉपिक वाइज सॉल्यूशन, हर चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन 2 बार, और डाउट सॉल्विंग 12 into 7। देखिए, डाउट सॉल्विंग जो बात है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। आप अगर 2000 का बुक खरीद के लाते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस बुक को अपने आप से पढ़ लीजिएगा। और अपने आप से पढ़ लिया जाता तो ना ही आज स्कूल होते, ना कॉलेज होते, ना टीचर्स होते, ना आप बच्चे कहलाते। अरे यार, अब तो अपने आप को बॉस रहते। बुक लाओ, पढ़ो, निकालो, बस खत्म, बात खत्म, है कि नहीं। बट एक टीचर का क्या रोल है वो समझ में आ रहा होगा आपको, बिकॉज बिना किसी के गुरु बिना ज्ञान कहाँ। समझ रहे ना, कितना बड़ा टैगलाइन है इसको। देखिए, इसके अलावा क्या है कि 15 सैम्पल पेपर विथ सॉल्यूशन, आपको 15 सैम्पल पेपर दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन। आज तक कोई सैम्पल पेपर ऐसा नहीं आया है मार्केट में जिसमें कि 15 चैप्टर का सॉल्यूशन जो हो, 15 सैम्पल पेपर का आंसर के साथ सॉल्यूशन दिया गया हो, वो भी वीडियो सॉल्यूशन मैं दूंगा। आई विल प्रोवाइड अ वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आपको सब तरह के प्रैक्टिस करने में आसानी मिले। उसके अलावा हर बच्चे का जो जो मेरा
खरीदे हैं या अभी खरीदने वाले हैं, उनको उनके हिसाब से प्लान तैयार करके दिया गया है और दिया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे का प्रिपरेशन अभी जैसा है उस तरह से उनके हिसाब से प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दिया जाएगा। और आप इसमें लेट करते हैं, देरी करते हैं, तो आप छूट जाएंगे भाई, रेस से आप अलग हो जाएंगे, समझ रहे हैं। रेस से अलग मत होइए, झुंड में मत चलिए, अकेले चलिए, लेकिन थोड़ा रेस में चलिए ना यार, नहीं तो पीछे से रह जाएंगे। ठीक है, तो इसी मोटो के साथ बात करने का मतलब यही है कि 500 रुपीज़ नॉट अ बिग डील। 500 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये आपका एग्जाम में अभी 100 और 115 डे है, तो आपका मात्र 5 रुपये 4 रुपये पर डे पड़ रहा है, एंड दैट्स नॉट अ बिग इशू। ठीक है, आइदर या आप 500 रुपये देने में सक्षम हैं तो आपके लिए क्या है, आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। ये जो साइंस 150 रुपये लिखा हुआ है, ये बस कुछ ही दिनों में इसको 200 रुपये हो जाना है। यानी कि ये साइंस का जो आप 150 रुपये देख रहे हैं, ये कुछ दिन बाद आपको 200 रुपये मिलेंगे। मैथमेटिक्स जो आप 150 रुपये देख रहे हैं, वो कुछ दिनों बाद आपको 200 रुपये मिलेंगे, और सोशल साइंस कुछ दिनों बाद 300 रुपये मिलेंगे। यानी कि सब पे 50 रुपये बढ़ने वाला है, बिकॉज बहुत बच्चे ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है कि इतना मिनिमम कॉस्ट में नहीं हो पा रहा है पॉसिबल। सो आई विल मतलब कि इतना ज़्यादा एक्सपीड नहीं कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत हो जाए, बस एक मिनिमम कॉस्ट रखा जाएगा। तो आप अभी चाहें तो ले सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज लीजिएगा तो बस एक ही दिक्कत होगा, सब्जेक्ट वाइज लेने से आपको सम पेपर फ्री नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बिकॉज जो पैसे लगाएंगे अच्छे अच्छे खासे, उनको देना मेरा फ़र्ज बनता है। ठीक है, लेकिन जितना मैक्सिमम आपसे हेल्प मैं हेल्प कर सकता हूँ उतना आपको जरूर करूँगा। और रहा बात आपका ना आपका समृद्ध क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए साइंस लेते हैं तो स्ट्रेटजी वगैरह अलग से बना करके नहीं दिया जाएगा। आप पूरा लेते हैं तब स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ बनाया जाएगा, और आप मेरे गाइडेंस में पढ़ेंगे। मैं जिस तरह से बोलूँगा, जिस वीक में जो टॉपिक पढ़ना है उसी तरह से पढ़िएगा, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, बिकॉज एक एक्सपीरियंस आदमी जानता है कि अभी क्या पढ़ना चाहिए, आपको मैं उसी तरह से पढ़ाऊँगा। और जैसे मैं वीडियो लेक्चर आ रहा है, पहले क्या किया मैंने, जितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो इजी है पहले उसको सॉल्व करा। जैसे देखिए, रियल नंबर काफ़ी इजी है, नंबर पूछता है, आसानी से मिल जाएगा। पॉलिनोमियल इजी है, उसको खत्म करवा दिया। कॉर्नर ज्योमेट्री इजी है, उसको खत्म करवा दिया। आज प्रोबेबिलिटी इजी है, उसको खत्म करवा दिया। फिर स्टैटिक्स, फिर ट्रिग्नोमेट्री, जैसे जैसे जो इजी टॉपिक हो उसको खत्म करवाते जाएंगे, और उसी रेंज से आपको तैयारी भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो बहुत हो गई बात इस पर। अगर आप पे करना चाहते हैं तो पे करने के लिए जो पेटीएम नंबर है वो है 7903218465। अगर आप गूगल पे यूज करते हैं या फ़ोन पे यूज करते हैं तो आप सीधे सीधे मेरे नंबर पे, यानी कि 7488654738 पे आप पैसा भेज सकते हैं, और आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर आई हैव पेड थ्रू इट एंड आई नीड योर पीडीएफ। ओके, सो चलते हैं आगे। अब बात करते हैं आपका जो मेन मोटो था आज के वीडियो का, जो कि है चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी आपके एनसीईआरटी का, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको इसी तरह का जो नोट्स होगा ना, इसी तरह का मिलेगा। इसमें क्या है, ये सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन है। और आप पूरा स्टेटमेंट लेते हैं प्रोबेबिलिटी का, उसमें क्या मिलेगा, समरी, वीबीआई क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, उसके बाद आपका पूरा डील डन हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपसे नहीं छूटेगा एग्जाम में, गारंटेड। ठीक है देखिए, प्रोबेबिलिटी में जो आपको पढ़ना है वो है मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंट एंड अदर टाइप्स, इवेंट एंड ट्रायल्स, आउटकम्स एंड अदर टाइप्स, एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस। बहुत सारे केस क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब पढ़ना है। ठीक है बात करें कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है दोस्त। प्रोबेबिलिटी जो होता है इट इज द स्टडी ऑफ चांसेस ऑफ इवेंट। क्या चांस है, जैसे ना बोलते हैं हम लोग कि आज बारिश होने का क्या चांस है, तो लोग बोलते हैं 50% चांस है कि बारिश हो जाएगा। व्हाट इज दैट 50%? दिस 50% मीन्स या तो बारिश होगी या नहीं होगी, दैट्स अ प्रोबेबिलिटी, और कुछ है ही नहीं। जैसे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, समझिएगा, कैन ऑपरेशन विच प्रोड्यूस सेम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। देखिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग एक सिक्का उछालते हैं, तो क्या चांस होता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल। यानी कि दो चांस है ना, इसमें इक्वल चांस है ना, ये नहीं ना कि अब पता नहीं अब 6 नंबर आ जाएगा, कुछ होता थोड़ा ना है। अरे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अभी नहीं बोले सर बीच में भी तो खड़ा हो सकता है, रेयर केस है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको गिनते नहीं एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, दो टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है, एक होता है रैंडम, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। रैंडम एक्सपेरिमेंट उसको बोलते हैं जो होता है एन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम इज अननोन, जिसका आउटकम अननोन है। जैसे मान लीजिए कि हम टॉस कॉइन कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं है कि हेड आएगा या टेल आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग कोई डाइस पे करें, डाइस मतलब कि जो आपका लूडो का जो गोटी आता है, जो जिसमें 1 2 3 4 5 6 लेकर आता है, उसको हम लोग ऊपर उछल के छोड़ दिए या फिर गुरका के छोड़ दिए, अगर गुरकाना समझते हैं ना, अरे यार स्लाइड करवा दिए, रोटेट करवा दिए, समझ गए, तो उसमें क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है कि 6 आने वाला है, 5 आने वाला है, 4 आने वाला है, समझ गए ना। इसको बोलते हैं हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये जो चैप्टर है ना,
इतना इंटरेस्टिंग है ना, इसमें आपको खेल कूद के बारे में ही पढ़ना है ज़्यादातर। और इसको आप अगर लाइटली ले लिए, मतलब अगर आपका दिमाग में अगर शैतानी भरा हुआ है तो चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बनेगा। आप सुस्त दिमाग के हैं तो आपसे चैप्टर नहीं बनेगा, ठीक है। आपके दिमाग में इमेजिनेशन आना चाहिए कि हाँ क्या हम बोल रहे हैं और क्या समझने में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा दूसरा तरह का होता है डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक मतलब क्या होता है कि एकदम श्योर है कि यही होगा। मान लेते हैं कि एक बॉल को ऊपर छोड़ते हैं, तो एक बात एकदम श्योर है कि बॉल नीचे ही जाएगी, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया एक्सपेरिमेंट? दो टाइप का होता है, एक होता है रैंडम, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक। रैंडम मतलब इसका हमको पता नहीं क्या होगा, और डिटर्मिनिस्टिक मतलब कि होगा ही होगा, श्योर श्योर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ट्रायल। ट्रायल क्या होता है देखिए, अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट इन वन और सेवरल आउटकम। जैसे देखिए, इफ अ डाइस इज थ्रोन 5 टाइम देन ईच थ्रो अ ट्रायल। जैसे मान लेते हैं किसी पासे को हम लोग फेंकते हैं, तो पासे फेंकने का जितने बार फेंकेंगे वो सब क्या है? ट्रायल है। एक ट्रायल लिए तो 5 आया, दूसरा ट्रायल लिए तो 3 आया, तीसरा ट्रायल लिए तो 4 आया, तो ये सब क्या है? ट्रायल है, यानी कि वी आर डूइंग एन इवेंट 5 बार, उसको बोलते हैं ट्रायल, ठीक है। जरूरी नहीं कि 5 बार यार, 2 बार 3 बार जितना बार करिए उसको ट्रायल होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं इवेंट क्या होता है। देखिए, एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इवेंट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है, हमने क्या क्या पाया, एक बार 4 पाया, एक बार 5 पाया, एक बार 6 पाया, एक बार 2 पाया अपने पासे पे, तो सब क्या एक इवेंट है। जैसे पहला बात कि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहा, एग्जाम्पल की तरह बात करते हैं कि गेटिंग एन ऑड नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अगर हम लोग एक पासे को फेंकते हैं तो हमें एक ऑड नंबर चाहिए, इसे क्या कितना इवेंट हो सकता है? तो देखिए, इवेंट कैसा हो सकता है, या तो उस पासे पे 1 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 5 आ जाए, तभी ना ऑड होगा। तो 3 इवेंट पॉसिबल है और हम लोग ऑड इसकी तरह बात करें तो, ऑड की बात करें तो। दूसरा बात, हम लोग ऐसा सोचे कि गेटिंग टेल इन अ टॉस ऑफ क्वाइन, और एक बार सिक्का उछालते हैं तो टेल आने का कितना चांस है? कितना इवेंट हो सकता है? एक इवेंट। या तो टेल आएगा ना तो हेड आएगा, तो एक इवेंट हो सकता है, इसको बोलते हैं इवेंट। एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको पढ़ना है। अभी तक बात समझ में आया? एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ट्रायल क्या होता है, रैंडम क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है, इवेंट क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिएगा क्या, अब मानते हैं कि ई जो है ना, ई इज एन इवेंट। अगर मान लेते हैं कि ई जो वर्ड है वो एक इवेंट है एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिवाइडेड बाय पी। अगर ई नाम का कोई इवेंट है, उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा ना, होगा पी कॉमा ई, सॉरी पी ब्रैकेट ई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को लिखते हैं हम लोग पी ई से, ठीक है। देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, पी रिप्रेजेंट कि नंबर ऑफ टाइम इवेंट ई अकर्ड, कितना बार ई इवेंट हुआ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं एक हम पासे को फेंके, ठीक है, 6 बार फेंके और 3 बार ऑड आया। जैसे 6 बार फेंके, 3 बार हमें ऑड नंबर मिला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ऊपर 3 लिखेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना था? 3। सॉरी, नंबर ऑफ टाइम इवेंट कितना आया? 3 आया। और नीचे क्या लिखेंगे? 6। 6 क्यों लिखेंगे? बिकॉज हमने 6 बार फेंक के देखा था। तो 6 क्या होगा? टोटल टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, कितना बार परफॉर्म किया गया? 6 बार। और कितना बार इवेंट आया? 3 बार। तो क्या हो जाए प्रोबेबिलिटी? 3/6। कोई दिक्कत? चलिए इसे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि इफ अ क्वाइन इज टॉस्ड 100 टाइम, अगर किसी सिक्का को 100 बार उछाला जाता है तो हेड जो आता है 45 बार आता है, और टेल जो आता है 55 बार आता है। तो मानते हैं कि अगर E1 जो है ना प्रोबेबिलिटी है कि हेड आने का, और E2 जो है ना प्रोबेबिलिटी है टेल आने का, तो लिखेंगे कैसे? P ब्रैकेट E1, क्या लिखेंगे? वेट अ मिनट, लिखेंगे ऐसा, P ब्रैकेट E1, यानी कि E1 आने का, E1 क्या था? हेड आने का चांस क्या हो गया? हेड कितना बार आया? 45 बार। फेंके कितना बार थे? 100 बार। तो यही हो गया आंसर। कितना इजी होता है, इसमें कुछ होता ही नहीं है भाई, बहुत मजा वाला चैप्टर है। दूसरा बात करते हैं E2। E2 क्या था? टेल आने का चांस। टेल कितना बार आया? 55 बार। और फेंके कितना बार थे? 100 बार। तो 55/100। समझ गए? यही होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। समझ में आया? कोई दिक्कत? चले आगे। चलिए अब आता है टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री, एक होता है कंपाउंड। देखिए एलिमेंट्री मतलब क्या होता है कि एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसे मान लेते हैं कि ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा इवेंट जिसमें कि ये सिर्फ एक आउटकम है। जैसे देखिए, टॉसिंग अ क्वाइन गिव्स आइदर हेड या टेल, यानी कि सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। इसमें क्या होगा? सिर्फ एक आउटकम है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्री इवेंट एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट। जैसे देखिए, हमने ना 2 कॉइन उछाला, ठीक है। अब दिमाग लगाइएगा, थोड़ा शैतानी दिमाग अपनाइए। 2 कॉइन उछाले,
तो क्या क्या आ सकता है सोचिएगा। अगर जैसे कि एक कॉइन ये रहा, दूसरा कॉइन ये रहा, ठीक है, इस पर एक बार हेड आया, मान लेते इस पर भी एक बार हेड आ गया, इस पर एक बार टेल आया, मान लेते इस पर एक बार फिर से हेड आ गया, इस पर मान लेते एक बार टेल आया, इस पर फिर देखा टेल आ गया, इस पर देखा फिर हेड आया, मान लीजिए फिर यहाँ पे देखा कि हेड आ गया, ठीक है। तो बहुत सारे चांस हो सकते हैं ना, समझ गए। यानी कि इस पर हेड, तो इस पर टेल आ सकता है, समझ गए। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। या तो एक बार हेड हेड आ जाए, या तो एक बार टेल टेल आ जाए, या तो एक बार टेल हेड आ जाए, या एक बार हेड टेल आ जाए। नहीं समझे बात। देखिए पहला सिक्का पे एक बार हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया, पहला पे एक बार टेल आ गया तो दूसरे पे भी टेल आ गया। हो सकता है पहला पे टेल आया दूसरे पे हेड आया, हो सकता है कि पहला पे हेड आया और दूसरे पे टेल आया होगा। इसके अलावा और कोई आप सोच नहीं सकते। ये चार होता ही है, दो कॉइन के लिए इतना ही होता ही है, चार आउटकम हो सकता है। देखिए यानी कि किसी एक इवेंट के लिए चार आउटकम निकल रहे हैं, लेकिन टॉस करने में क्या था, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा एक सिक्का में, ठीक है। तो एक वाले को बोलते हैं एलिमेंट्री और बहुत सारे को बोलते हैं कंपाउंड। समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, चलते हैं आगे। अब आता है टाइप्स ऑफ आउटकम, कि आउटकम के कितने टाइप्स होते हैं। एक होता है इक्वली लाइकली, एक होता है फेवरेबल। देखिए इक्वली लाइकली क्या होता है, व्हेन ईच आउटकम इज अनलाइकली टू अकर एज अदर। और फेवरेबल क्या होता है, द आउटकम विच इंश्योर द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एक डाई को थ्रो करते हैं, डाई मतलब क्या होता है भाई, पासा, तो ऑल द सिक्स आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 आर इक्वली लाइकली टू अपेयर। कहने का मतलब क्या हुआ समझिए। इक्वली लाइकली मतलब कि हम लोग अगर एक पासे को फेंकते हैं तो या तो एक आ सकता है, या दो आ सकता है, या तीन आ सकता है, या चार, या पाँच, या छः, यानी कि सबको आने का बराबरी का चांस है। ये नहीं कि हम उसमें कोई खेल कर रहे हैं, कोई अपने आप से ट्रिक मार रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं है। यानी कि सब नंबर अपने आप से आ सकता है, उसमें कोई और दोहरा नहीं है ना, हमने उसमें कोई बाइसिंग किया, यानी कि निष्पक्ष निष्पक्ष आंसर आएगा, या तो एक, या दो, या तीन, या चार, या पाँच, या छः। इसको बोलते हैं हम लोग इक्वली लाइकली, ठीक है। एक होता है फेवरेबल। देखिए फेवरेबल क्या होता है, फेवरेबल आउटकम ऑफ एन इवेंट इज गेटिंग अ इवन नंबर व्हेन अ डाई इज थ्रोन आर 2 4 एंड 6। जैसे मान लीजिए कि फेवरेबल की बात करें कि मेरा फेवरेट क्या है, कि जब डाई फेंके ना तो 6 आए, 4 आए, या 2 आए। तो इसमें क्या है, इसमें आपको टिक लगाना पड़ सकता है, या बहुत मतलब कि समझ रहे हैं ना, कि ये नहीं, इसको इक्वल चांस नहीं है कि यहाँ 2 4 6 आ जाए। समझ रहे हैं इसमें कितना परसेंट चांस है, हर के लिए 50% चांस है, 50% चांस इसके लिए है, ठीक है। ऐसे आगे बताएंगे कितना चांस है। तो 2 आ सकता है, उसके लिए कितना चांस होगा, 1/6 होगा। अब कैसे होगा बता रहा हूँ आगे चल के, ठीक है। अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे नज़र में इस पे क्वेश्चन आना तय है, एक जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट निगेशन ऑफ एन इवेंट। या तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्वेश्चन करके आएगा, या आएगा निगेशन ऑफ एन इवेंट। देखिए मैं इसको पढ़ाने नहीं जा रहा, बस आप समझिएगा, मेरे बात को गौर कीजिएगा। कोई आपसे पूछता है कि आज बारिश होने का कितना चांस नहीं है, कब से पूछेगा अगर कि आज बारिश होने का कितना चांस नहीं है, तो आप जो बोलने वाले थे कि जैसे मान लीजिए आप कोई बच्चा बोला कि आज जो बारिश होने का चांस है ना दोस्त, वो 30% है। तो बताइए कितना होने का चांस कितना परसेंट है, 60%। यानी कि आपने क्या किया, 100 में से 30 को घटा दिया, या 1 में से 3 को घटा दिया, सॉरी 10 में से 3 को घटा दिया, ठीक है। यानी कि क्या किया, परसेंटेज के लिए आपसे कोई बोला अगर कि आपके मान लीजिए वरिष्ठ घर में बात कर रहे थे कि बाबू आज जो बारिश होने का चांस है वो 30% है, तो आपसे कोई बाहर जाके पूछेगा कि दोस्त बताओ कि आज बारिश होने का कितना परसेंट चांस नहीं है, कि ऐसा क्या कितना परसेंट चांस है कि आज बारिश नहीं होगा। तो आप बोलिएगा क्या, 70% चांस है कि आज बारिश नहीं होगा, बिकॉज 30% चांस है कि होगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग निगेशन, यानी कि नहीं होने का चांस। जैसे देखिए कि अगर ई जो है ना, अगर मान लेते हैं कि हमारा इवेंट का नाम है ई, इफ ई इज एन इवेंट एसोसिएटेड विद एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन लिखते हैं हम लोग नहीं होने का चांस कैसे लिखते हैं, नहीं होना मतलब ई का बार, ई बार मतलब नहीं होना, ठीक है। तो नहीं होने का चांस क्या होता है, नहीं होने का चांस होता है इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट विच अकर इफ एंड ओनली इफ ई डजंट अकर। जैसे समझिएगा अगर ई नहीं होगा तो ई होगा, नहीं समझे बात, ई नहीं होगा तो ई होगा। यानी कि अगर इवेंट नहीं हुआ तो निगेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, समझ गए, वही बात है। जैसे देखिए ई एंड ई आर, सॉरी ई एंड ई बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये दोनों का होने का बराबरी के चांस होता है, मतलब बराबरी सॉरी, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर ये 30 हुआ तो ये 70 होगा, ये 20 हुआ तो ये 80 होगा, ये 50 हुआ तो ये 50 होगा। नहीं समझे बात, वही बात है। चलिए इसको कैसे लिखते हैं समझिएगा। देखिए हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी जो आपको चाहिए था आउटकम डिवाइडेड बाई
टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो होता है ना वो हमेशा लाई करता है 0 से 1 में। अगर आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के बीच का वैल्यू ना आके कोई और वैल्यू आ रहा है, मतलब आपका आंसर गलत है। होने का चांस या तो 1 होगा, नहीं होने का चांस क्या होता है, 0 होता है। कोई चांस नहीं है तो 0, होने का चांस कितना है, 1 चांस है, हो गया बस। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी भी 1.5, 1.1, 2, 3, 100 नहीं होगा, सिर्फ होगा 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होगा, जब होगा तब, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखिए जैसे कि कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी जो होगा 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 होगा और इक्वल टू 1 होगा, यानी कि इक्वल टू और लेस देन 1 होगा, मतलब 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, समझ गए, उसके बीच ही का कोई वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, क्या देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नेवर बी निगेटिव, कभी भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट निगेटिव नहीं हो सकता है। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि आज बारिश होने का चांस है -30%, दैट इज नॉट, दैट इज सेइंग अ रॉन्ग वे, ओके। चलिए देखिएगा एक और बात आती है कि होने का और न होने का चांस को जोड़िएगा ना तो 1 आएगा। कितना इंपॉर्टेंट बात है समझिएगा। जैसे बोलिए कोई बोला कि हेड आने का चांस कितना है, पक्का हेड आएगा तो 1, तो टेल कितना आएगा, 0 आएगा, तो जोड़ के देखिए कितना हुआ, 1 हुआ। ये आपसे कोई बोले कि आधा चांस है कि हेड आएगा और आधा चांस है कि टेल आएगा, तो आधा आधा कितना हुआ, 1। यानी कि हमेशा होने का प्रोबेबिलिटी प्लस न होने का प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप इसी को मैनिपुलेट कर सकते हैं, कैसे, ऐसे मान लीजिए इसे ऐसे लिख देंगे इसको, P इजिकल टू 1 माइनस पी नॉट, मतलब कि होने का चांस क्या होता है, 1 माइनस न होने का चांस। या हमेशा ई वाला इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, मैं जब भी क्वेश्चन सोल्व करता हूँ इसी तरीके से करता हूँ ताकि मैं कभी नहीं भूलूँ। देखिए क्या होता है, आपसे जब भी क्वेश्चन है ना कि आप बताइए कि नहीं होने का चांस कितना है, तो आप एक बात याद रखिए, जब भी पूछे कि नहीं होने का चांस, तो आप क्या कीजिए, आप होने का चांस निकाल दीजिए, उसको 1 में से घटा दीजिए। नहीं बात समझे, अगर जैसे कि आपका होने का चांस अगर 0.5 था, तो नहीं होने का कितना होगा, 0.5 ही होगा। कैसे, इसको हमने 1 में से घटा दिया, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि नहीं होने का चांस क्या होगा, तो आप बोलिएगा इट इज़ 1 माइनस होने का चांस। होने का चांस कितना है, उसको 1 में से घटा दीजिएगा तो आंसर मिलेगा आपको नहीं होने का चांस का, ठीक है। कोई दिक्कत। और समझिएगा, अगर आपका कोई इवेंट ऐसा लिखा गया पीई यानी कि होने का चांस डिवाइडेड बाई नहीं होने का चांस, उसको बोलते हैं ऑड इन फेवर। क्या बोलते हैं, ऑड इन फेवर, यानी कि आपके पक्ष में बात है। और अगर ऐसा रहे नहीं होने का चांस बटा होने का चांस, उसको बोलते हैं ऑड इन अगेंस्ट, यानी आपके अगेंस्ट में बात चल रहा है, समझ गए। और होने बटा न होने मतलब कि फेवर में बात चल रहा है, नहीं होने बटा होने के बाद चल रहा है तो आपके अगेंस्ट में बात चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे चले, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि देखिए हर एक इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है 0 होता है, याद कर लीजिए। एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर, ऐसा हो नहीं सकता है कि हम हेड टेल सिक्का उछालेंगे तो हमको 6 नंबर आ जाए, यार 6 कुछ होता ही नहीं उसमें। या फिर एक 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 पासा को फेंके और 9 नंबर उस पर आ जाए, कहाँ से आ जाएगा 9 नंबर, उसमें होता ही नहीं है। यानी कि अगर हम पासा को फेंकते हैं तो उसमें 9 नंबर नहीं आ सकता है, यानी उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0। एग्जाम्पल के तौर पे गेटिंग अ नंबर 11 ऑन थ्रोइंग अ डाइस, क्या 11 नंबर पॉसिबल है पासा को फेंकने पे। इसका अगर ऐसा क्वेश्चन दिया फालतू में तो आप लिखेगा 0 आंसर, ठीक है। चलिए अब आता है एक श्योर और सर्टेन इवेंट, यानी कि पक्का पक्की होगा। जैसे देखिए एक डाइस को फेंके और बोले कि पक्का इसमें 7 से कम नंबर आएगा। बताइए, एक डाइस को फेंके और बोले कि इसमें पक्का 7 से कम नंबर आएगा, तो एकदम बात श्योर है कि 6 आना है, 5 आना है, 4 आना है, 3 आना है, 2 आना है, 1 आना है, 7 से कम ही आना है। तो ये बात पूरी श्योर है। इसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1। क्या होता है, अगर आपको पूरा श्योर है तो होता है 1, और अगर श्योर नहीं है तो होता है 0। तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1 और पी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज ऑलवेज 0, ठीक है। नाउ अब आ गया बारी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में, कि चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन जो लिया गया है वो क्वेश्चन है क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वाइन लेकर के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि इन केस ऑफ टॉसिंग 1 कॉइन, अगर एक कॉइन उछाला जाएगा, एक सिक्का,
तो आने के चांस क्या है, या तो हेड नहीं तो टेल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि क्या अगर दो सिक्का को उछाला जाता है तो क्या चांस होगा। तो देखिए कैसे लिखिएगा आप, हमेशा ऐसे लिखिएगा, हेड टेल हेड टेल, और ये सॉरी वेट अ मिनट, लेट मी अरेंज अरेंज इन अ वे, हेड टेल हेड टेल, और यहाँ भी वही लिख दीजिए, हेड टेल टेल हेड। ठीक है, तो देखिएगा हेड हेड टेल टेल हेड टेल और टेल हेड, यही चार चांस है। तो मान लीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कितना होगा, दो दो सिक्का से कितना हो जाएगा, तीन सिक्का से कितना। तो एक बात याद रखिए, जब भी ऐसा होता है ना तो होता है 2 के पावर n, यानी दो सिक्के उछाले तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी कि 4, तीन उछाले तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी कि 8, चार उठाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी कि 16। समझ गए, इस तरह से क्या होगा आपका, इस तरह से आपका आंसर आउटकम्स आएगा। उसी तरह से अगर क्वेश्चन रहा कि इन केस ऑफ टॉसिंग 3 कॉइन्स, अगर हम लोग 3 कॉइन को उछालते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कितने तरह का आउटकम्स हमें मिल सकता है। तो वो मिल सकता है आपको हेड 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 टेल टेल टेल, ऐसे करके आप क्या करिएगा निकालिएगा। तो आपको जो टोटल मिलेंगे ना वो मिलेंगे 8। कैसे आया, 2 के पावर 3, कितना करोड़ उछाले थे, 3 करोड़ उछाले थे तो 2 के पावर 3, 4 करोड़ उछालते तो 2 के पावर 4, 5 करोड़ उछालते तो 2 के पावर 5, यानी कि 2 के पावर n सबसे अच्छा तरीका है पता करने का कितना तरीके कितना कितना क्वाइन कितना पॉसिबल आउटकम आ सकता है। ठीक है, देखिए तो एक समझ गए, एक हो सकता है हेड 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 टेल हेड, समझ गए। इसमें क्या करना है आपको, जो लिखा हुआ है ना उसी के बगल में हेड टेल करते रहना है, हेड टेल हेड टेल। देखिए आपका 4 बन गया। उसी तरह से इसको उल्टे करके लिखिएगा, हेड टेल हेड, ऐसा करके अभी तक नहीं लिखा गया था। ऐसे अब देखिएगा ना तो टोटल आएगा आपको 8 तरह का पॉसिबिलिटीज दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ कुछ वर्ड्स के बारे में। जब भी आप प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा आपको 4 वर्ड हमेशा पसंद करेगा। एक वर्ड है अनबायस्ड। अनबायस्ड मतलब क्या होता है, निष्पक्ष, यानी कि आपका जो आंसर है ना उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है, उसको बोलते हैं हम लोग अनबायस्ड। बायस्ड क्या होता है, जिसमें आपको ओझल कर दिया गया, यानी कि आपसे बेईमानी की गई है, उसको बोलते हैं धोखाधड़ी। यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन में रहा कि देयर इज अ बायस्ड क्वाइन, मतलब हो सकता है कि उस क्वाइन में ना कुछ धोखाधड़ी किया गया है, जबरदस्ती कुछ लाने का तरीका अपनाया गया है। ठीक है, चलिए जैसे आप देखें महाभारत देखे होंगे तो शकुनी मामा का क्या था, उनका बायस्ड था, बायस तरह का उनका पासा था, यानी कि जो चाहते थे उस तरह का आता था। वो क्या था, एक बायस्ड, धोखाधड़ी किया गया वो आपका उनका डाइस था। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बायस्ड क्वाइन। एक होता है, अब अगला दो वर्ड जो आपको परेशान करेगा होगा, एक होता है एटमोस्ट, एक होता है एटलिस्ट। एटमोस्ट और एटलिस्ट जो है हमेशा परेशान करेगा आपको बात में। तो अभी समझ लीजिए, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है, यानी कि मान लीजिए आपसे कोई बोला जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यानी कि 2 हेड भी आ सकता है, एक हेड आ सकता है, नहीं भी आ सकता है उसमें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछ रहा है, मतलब नहीं आया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे ऐसे पूछा कम से कम, यानी कि कम से कम पूछ रहा है, मतलब कि उससे ज़्यादा आ सकता है लेकिन कम से कम उतना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बोला आपको कि 3 सिक्का उछाल रहे हैं और कम से कम एक हेड आए, यानी कि एक तो आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 तो आ नहीं सकता बिकॉज 3 ही कॉइन है ना, लेकिन इसमें 0 नहीं आ सकता। लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड आना चाहिए, तो आप 0 भी लेंगे उसमें, बात समझिए, यही कन्फ्यूजन है इसमें कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉइन आना चाहिए, सॉरी 3 हेड आना चाहिए, तो आप हेड कितना गिनेंगे, ऐसा ऐसा सारा पॉसिबिलिटी गिनेंगे जिसमें कि 0 हेड भी आए, यानी कि टेल 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 अगर आता होता तब भी इसको इसमें इंक्लूड करते, किसमें, ज़्यादा से ज़्यादा वाला में, कम से कम वाला में नहीं करिएगा, नहीं तो कम से कम हो जाएंगे आपका नंबर। ठीक है चलिए, जैसे चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये जो क्वेश्चन है ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से उठाए गए हैं, सैम्पल पर से उठाए गए हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल से उठाए गए हैं, एनसीईआरटी के बुक से भी कुछ क्वेश्चन उठाए गए हैं। जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबको इसमें इंक्लूड करा गया है। देखिए पहला बताता है क्वेश्चन क्या है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक एक करके, यानी कि समझ रहे हैं साथ में, एक ही साथ। ठीक है, तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि पहला एग्जैक्टली 2 हेड आया हो, और हम लोग 2 सिक्का को साथ उछालते हैं तो क्या चांस है कि हमारा जो दोनों सिक्का है ना दोनों पे हेड आए। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए समझिएगा। पहले तो देखेंगे हमें 2 सिक्के उछालने में क्या क्या आ सकता है। देखिए उसी को लिखा है हम लोग टोटल आउटकम के तौर पे। टोटल आउटकम क्या होता है, या तो 2 सिक्के उछालेंगे तो हेड हेड आ जाएगा, या तो हेड टेल आ जाएगा, या टेल हेड आ जाएगा, या टेल टेल आ जाएगा, यानी कि 4 तरीके का पॉसिबिलिटी है।
हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन क्या पूछा है, एग्जैक्टली 2 हेड आना चाहिए। तो देखिए कि इस चारों ऑप्शन में कहाँ पे है जहाँ पे 2 हेड अपने आप मिल रहा है, ऐसा कितना इवेंट है, एक इवेंट है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड इज इक्वल टू 1/4, यानी कि एक चांस था हमारे फेवरेबल का और 4 चांस था, यानी कि 4 आउटकम में से हमें एक बार ऐसा मिला कि दोनों पे हेड मिला। समझ गए, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो चेक करके देखिए क्या ये हमारा 0 से लेकर के 1 के बीच में है, यस इट इज़, बिकॉज 1/4 क्या होता है, 0.25, जो कि हमारा 0 से लेकर के 1 के बीच में है। तो प्रोबेबिलिटी का हमेशा आंसर 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया कि हमें 2 हेड चाहिए, उसका कितना चांस है, 1 चांस है, और टोटल कितना चांस फेंके थे, 4 चांस फेंके थे, तो 1/4। दूसरा क्वेश्चन उसी में है, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड आए। तो कम से कम एक हेड कैसे हो सकता है, एक ऑप्शन है या तो हेड 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 आ जाए, या तो हेड टेल आ जाए, या तो टेल हेड आ जाए, यानी कि कम से कम एक होना चाहिए। तो टेल टेल वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बिकॉज इसमें तो हेड आया ही नहीं है, तो कम से कम एक कैसे होगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है, अगर आप लिखिए कैसे, पीई, यानी कि यहाँ पर देखिए पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, या पीई, इसको आप पीई मान लीजिएगा। तो आप पीई लेके भी बढ़ सकते हैं अगर आप पूरा लिखने का मन नहीं है तो पीई क्या हो जाएगा, टोटल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना है, या तो इसमें हेड दो, एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, तो 3 बटा टोटल कितना था, 4, तो 3/4 आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड आना चाहिए था। तो उसको 2 भी आ जाएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कितना आना चाहिए था, एक तो आना ही चाहिए था उसको। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक हेड आना चाहिए, सिर्फ एक हेड। तो बताइए एक हेड किस में आ सकता है, सॉरी गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, मतलब 2 हेड वाला काम इसमें नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या होता है, इसमें हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, और टेल टेल भी आएगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए था, नहीं भी होगा तभी चलेगा। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, इसीलिए क्वेश्चन को डाला गया है। एटमोस जब भी रहेगा तो आप नहीं वाला भी लीजिएगा उसमें, ठीक है। तो फेवरेट टर्म कितना हो जाएगा, या तो हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हो सकता है, यानी कि 3, टोटल कितना था 4, यानी 3/4। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड। अब बताइए हम लोग 2 कॉइन उछाल ही रहे हैं, 3 हेड का बात कर रहा है, नहीं नहीं, मैं क्योंकि बेवकूफ़ समझा रखा है क्वेश्चन, बेवकूफ़ थोड़े ना हम। तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम कितना था, 4 आउटकम था, लेकिन मेरा जो चाहिए था वैसा कोई भी आउटकम नहीं मिला जिसमें कि 3 हेड मिल जाए, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड बाई टॉसिंग 2 कॉइन इज 0। 3 हेड आने का चांस 2 कॉइन उछालने पे 0 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड इज 0। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, ऐसा कितना चांस है कि कोई हेड ही नहीं आए। इसके लिए क्या हो सकता है, या तो टेल टेल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ टेल टेल। तो टेल टेल कितना आ सकता है, एक बार टेल टेल आ सकता है, और टोटल चांस कितना था, 4 बार, इसलिए आंसर होगा 1/4। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो ये होता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वाइन। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेस्ड क्वेश्चन ऑन डाइस। अब बात करते हैं डाई पे क्वेश्चन, पासा पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है वो समझिएगा। देखिए अगर एक डाइस फेंका गया है तो चांस क्या हो सकता है, या तो एक आ जाए, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। लेकिन अगर 2 डाइस फेंका गया है, हो सकता है एक एक आ जाए, एक 2 आ जाए, एक 3 आ जाए, ऐसे करके क्या हो सकता है, टोटल 36 बार आ सकता है। देखिए तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होता है, 6 की पावर n, क्या होता है 6 की पावर n, मतलब एक बार फेंके तो 6 की पावर 1 मतलब 6, 2 बार फेंकेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 3 बार फेंकेंगे तो 36 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 216। यानी कि लिखेंगे कैसे, एक बार लिखेंगे आप 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे चारों तरफ से। इसमें 1 1 1, इसमें 2 2 2, इसमें 3 3 3, ऐसे करके आप क्या करेंगे, 36 के 36 आउटकम को लिखेंगे। अगर आपको दिक्कत होती है इमेजिन करने में तो आप ऐसा एग्जाम से पहले लिख करके रखेंगे, या एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन देखते हैं इसको लिख लेंगे उसी समय, ठीक है, ताकि कोई छूटे नहीं टॉपिक। जैसे कभी कोई पूछ देता है, इसमें आपसे पूछ देगा कि बताइए कि कितना चांस है कि जो प्रोबेबिलिटी का इवेंट है उसको जोड़ने पर ना 5 आए। तो देखिए 5 कैसे कैसे आ सकता है, 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, 1 4 5, ठीक है। तो इससे कितना होता है, बहुत सारे तरीका हो सकता है जिससे कि 5 आ सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है और आप लिख के नहीं रखिएगा तो आप सोच नहीं पाइएगा उस समय, कुछ कुछ छूट जाएगा। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आप एक गलती किए तो समझिए कि खत्म हो गया क्वेश्चन, बिकॉज गलती के लिए क्वेश्चन नहीं रहता है ना वो। 4 नंबर तो आपको ऐसे ही झोली में दे देता है कि बाबू तू ले जा, फ्री में ले जा मेरे से, ठीक है। तो अगर एक बार फेंकेंगे तो 6 तरीका, 2 बार फेंकेंगे 36 तरीका, 3 बार फेंकेंगे तो 216 तरीके से हम लोग डाइस का निकाल सकते हैं, ठीक है।
चलिए, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि देखिए, दो डाइस को फेंका गया है साथ में, तो क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 2 ऑन वन डाइस एंड मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाइस। यानी कि पहला डाइस फेंके ना, उसमें हमेशा जो अंक आए वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, और बगल वाले पे हमेशा 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिएगा, तो कितना पॉसिबिलिटी है, देखिएगा कह रहा है 2 का मल्टीपल, तो बताइए पहला वाले पे 2 पे मल्टीपल देखिए, तो पहला वाला 2 मल्टीपल, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, एक ये मिल गया, ये सब क्या है, 2 का मल्टीपल है। 4 वाला भी क्या है, 2 का मल्टीपल है, 4 वाला सारा ले लेंगे, ठीक है। इधर 6 वाला भी सारा ले लेंगे, ठीक है। अब लेकर के सोचेंगे, अब देखेंगे उसमें से छांटेंगे कौन सा, जिसमें कि 3 वाला आता होगा वही हमको चुनना है, जिसमें कि एक पहला वाला जो अंक था वो 2 से भाग होने वाला चाहिए था, और दूसरा वाला जो अंक था वो 3 में आना चाहिए था। देखिए, तो एक क्या हो जाएगा, 2 3, ये सब तो नहीं होगा, इसमें खत्म हो गया। अब हो जाएगा 2 6, एक ऐसा हो सकता है 4 3 4 6 6 3 6 6, हो सकता है ना। यानी कि टोटल कितना हो गया, 3 3, 6 तरीका से हम लोग इसको, 6 या कितना हो सकता है, देखिए यहाँ पे 2 3 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 6 3 3 2 3 4 3 6 2 6 6 6 4 6 3 4 या 6 2, इतना तरीका हो सकता है। सॉरी, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, एक मिनट देखिएगा। फेवरेबल आउटकम ऑफ वन डाइस हैविंग मल्टीपल ऑफ 2 अनदर डाइस मल्टीपल ऑफ 3। सॉरी, हमको मतलब कोई जरूरी नहीं था कि आपको पहला पे कुछ होना चाहिए था। कहने का मतलब क्या है कि आपके पहले या दूसरे कोई भी डाइस आए ना, उसमें 2 या 3 का ही मल्टीपल चाहिए था। तो ऐसा कितना तरीका है, टोटल 11 तरीका है, ऐसे आप खोजिएगा उसमें से, तो मिलेगा आपको 11 तरीका से अरेंज कर सकते हैं। और टोटल कितना था, 36, तो कितना हो जाएगा 11/36, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके शायद एनसीईआरटी से उठाया गया है, एनसीईआरटी सही है। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 डाइस ऑफ 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। एक ब्लू और एक ग्रे डाइस को फेंकते हैं हम लोग, ठीक है। तो टेबल को कंप्लीट करना है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्टूडेंट आर्ग्यू डेट, एक स्टूडेंट बोलता है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज प्रोबेबिलिटी 1/11। तो कह रहा है कि सबका जो प्रोबेबिलिटी होगा ना 1/11 होगा। क्या ये बात सही है, इसका आप आंसर दीजिए। तो बताइएगा, यहीं पे तो आप देख लीजिए, इसका 136 है, इसका 536 है, 136 है, यानी कि 3 अंतर तो यहीं पे आ गया। तो सबका 1/11 कैसे हो सकता है, यानी कि बच्चा जो बोला गलत बोला, यानी दूसरा का आंसर अभी नो बोल दीजिए, ठीक है। चलिए निकाल के देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि सम ऑफ 2 डाइस इज 3, 2 डाइस का सम क्या है, 3 है, ऐसा आउटकम बताइए। तो 3 के लिए क्या कर सकते हैं, या तो 2 1 3 होता है, या 1 2 3 होता है। 1 + 2 3 होता है ना, तो चांस कितना है, 2 चांस है, या तो 2 1 हो जाए या 1 2 हो जाए। तो 2 चांस, और टोटल कितना था, 36, यानी कि 1/18 आंसर हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है कि 2 डाइस को जोड़ने पे 4 आए, तो 4 कैसे आ सकता है, 1 3 पे आ सकता है, 2 2 पे आ सकता है 4, ठीक है। तो कितना तरीका हो जाएगा, 2 तरीका इसमें भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 तरीका हो सकता है, या तो 1 3, जैसे यहाँ पे देखिए 3 1 4, 1 3 4 और 2 2 4, यानी कितना हो जाएगा, 3। तो इसीलिए बोलते हैं कि उसमें से, उस 36 में से खोज खोज के लिखिएगा, नहीं तो एक छूट जाएगा मेरी तरह, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3/36 यानी कि 1/12। अगला बोल रहा है कि समन 2 डाइस इज 5, 5 आना चाहिए था 2 डाइस को जोड़ने पे। तो यह हो सकता है 1,4, हो सकता है 4,1, हो सकता है 2,3, हो सकता है 3,2। तो कितना हो जाएगा, 4 तरीका, यानी 4 तरीके से 5 जोड़ने पे आ सकता है। टोटल कितना तरीका, 4 तरीका, टोटल कितना है 36, यानी कि 4/36 यानी कि 1/9, समझे काटने पे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला कह रहा है समन 2 डाइस इज 6, 6 आना चाहिए जोड़ने पे। तो कैसा हो सकता है, या तो 1,5, या क्या हो जाएगा 2,4, या 4,2, या 5,1, या 3,3, ऐसा हो सकता है ना। यानी कि टोटल कितना हो गया, 5 तरीका, और टोटल तरीका कितना था 36, यानी कि फेवरेबल था 5, टोटल था 36, यानी कि 5/36 हो गया। और ऐसे करके हम लोग सब का निकालेंगे, और हमें टोटल क्या मिल जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन जो था उसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज द इवेंट ऑफ 11 सम आर नॉट इक्वली लाइकली। देखिए, एक बार 18, एक का एक बार 12 है, एक का है 1/9, एक का है 1/6, यानी क्या आ जाएगा, सबका अलग अलग है, किसी का 1/11 नहीं है। नहीं, जो बच्चा बोला था वो बात क्या था, गलत था। इस तरीके से प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डाइस भी खत्म हुआ। अब बात करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कार्ड। अब सीखते हैं ताश खेलना, ठीक है। थोड़ा सीखिएगा मेरे साथ कि ताश खेलना कैसे होता है। देखिएगा, एक जो डेक होता है ना ताश के पूरे
पैकेट को बोलते हैं डेक बोलते हैं। डेक के अंदर होता है 52 कार्ड होते हैं। एक ताश के पत्ते में 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड में 26 होते हैं काले होते हैं, 26 होते हैं लाल होते हैं। ठीक है, एक ताश के पत्ते में 52 में से 26 काले 26 लाल। ठीक है, उस 26 में से 13 जो होते हैं रेड वाले उसको बोलते हैं हार्ट और 13 को बोलते हैं डायमंड। रेड में जो होता है हार्ट होता है और डायमंड होता है, यानी कि 13 जो पत्ता होता है वो हार्ट का होता है, 13 पत्ता जो होता है डायमंड का होता है। किस में? रेड में। ब्लैक में क्या होता है? 13 होता है स्पेड का और 13 होता है क्लब का। चीरी उड़ी सुनते हो ना आप लोग, चीरी वगैरह सुनते होंगे, मुझे उतना पता नहीं हिंदी में वगैरह, लेकिन रेड में कितना होता है? एक हार्ट होता है, एक डायमंड होता है। ब्लैक में क्या होता है? एक स्पेड होता है, एक क्लब होता है। समझ गए? और उसका शेप आपको बना के दिखाया गया है कि रेड कार्ड कैसा होता है, एक हार्ट शेप का, एक डायमंड शेप का, एक ऐसा पत्ता कुछ शेप का ऐसा होता है, ऐसा करके ऐसा होता है, और एक होता है आपका ऐसा ऐसा भी करके आप देखते होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए समझते हैं इसको कैसे तोड़ा गया। देखिएगा, 52 कार्ड डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। 52 कार्ड को 4 सूट में बांटा गया है। पहला सूट है किसका? 13 हार्ट का, 13 डायमंड का, 13 क्लब का और 13 स्पेड का। ठीक है, लेकिन बात याद रखिएगा कि रेड में 2 आता है। रेड क्या आता है? हार्ट या डायमंड, यानी कि दिल जो होता है हमारा लाल, और उस लाल के लिए क्या चाहिए? हीरा चाहिए। ब्लैक क्या होता है? ब्लैक पहन के हम लोग क्लब में जाते हैं और वहाँ पे स्पेड करते हैं। ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लैक के लिए होता है क्लब स्पेड, रेड के लिए होता है हार्ट और डायमंड। ठीक है, उस 26 पत्ता लाल वाला जो पत्ता होता है उसमें 13 हार्ट होता है, 13 डायमंड, और जो 26 पत्ता ब्लैक का होता है उसमें होता है 13 क्लब और 13 स्पेड। यानी टोटल ताश के 52 पत्तों में 13 13 13 तरह का 4 सूट होता है। उसमें होता है चार चार सा फेस कार्ड। एक होता है किंग यानी कि राजा, रानी, जैक, और क्या होता है आपका? जोकर, यानी कि 4 होता है उसमें फेस कार्ड। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 3 ही लिखा हुआ है, एक शायद गलती से मेरे से छूट गया है। यानी कि लाल के पास होता है 3 3, ब्लैक के पास होता है 3 3, यानी कि 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि हर एक सूट में आपका सॉरी जोकर नहीं होता है, गलती हो गया इसमें। हर एक हार्ट में क्या होता है? एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है। डायमंड में भी एक क्वीन होगा, एक किंग होगा और एक जैक होगा। क्लब में भी एक क्वीन होगा, एक किंग होगा, एक जैक होगा, और स्पेड में भी एक क्वीन होगा, एक किंग होगा और एक जैक होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए कि एक ब्लैक सूट में कितना किंग है, तो आप बोलिएगा कि ब्लैक सूट में 2 किंग, एक स्पेड का, एक क्लब का। ब्लैक में कितना क्वीन? एक स्पेड का, एक क्लब का। समझ गए? चलिए, तो ताश पे क्वेश्चन कैसे पूछा था? 2014 में पूछा गया था और आपके एनसीईआरटी से उठा के पूछा गया था क्वेश्चन। सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक इज बाइबल, गीता एंड कुरान। समझ गए? आपके लिए बाइबल गीता कुरान तीनों क्या है? एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है क्वेश्चन। बस खाली बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चे 7 8 से रटे हुए आते हैं कि भाई पीछे का क्वेश्चन रट लिए, और जैसा पीछे क्वेश्चन है मास्टर को ही मजबूरी में उसी तरह क्वेश्चन देना पड़ता है। लेकिन 10th आपकी मजबूरी से नहीं चलती है। 10th के एग्जाम में क्वेश्चन वही पूछेगा, लेकिन तरीका बदल के पूछेगा। आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज योर नेम, ऐसे पूछेगा योर नेम इज डैश। अब समझ लिए क्वेश्चन तो वही है, बस तरीका बदल गया। एंड दैट वाज द क्वेश्चन, दैट वाज द तरीका ऑफ सीबीएसई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से पूछा जाता है इस पे कैसा कि 5 कार्ड है जिसमें कि द 10 यानी कि 10वां पत्ता, जैक, क्वीन, किंग और एस। एस यानी कि इक्का होता है। ठीक है, इक्का, राजा, रानी, जैक यानी कि जोकर, और 10 10वां नंबर का पत्ता। ये 5 पत्ते जो हैं डायमंड के हैं। ठीक है, आर वेल सफर, उनको अच्छा से मिलाया गया। एंड देयर फेसेस डाउनवर्ड, उनको क्या हुआ? पीछे की तरफ उलट के रख दिया गया। 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप रैंडम, पांचों में से एक कार्ड को उठाया गया। ठीक है, 5 कार्ड किसे उठाया गया था? डायमंड। डायमंड किसमें आता है? रेड में। रेड डायमंड में से 5 जो पत्ते होते हैं जिसमें कि होता है आपका 10, जैक, क्वीन, किंग और एस, उसको उठा करके सफल करके पीछे की तरफ सुता के रख दिया गया। और उस कार्ड में से अचानक एक कार्ड उठाया गया। तो बताइए कि जो कार्ड उठाया है वो क्वीन है, इससे कितना चांस है? वो कार्ड जो उठाया है उसमें, और क्वीन को अलग कर देते हैं, उसके बाद अगर उठाते हैं तो इक्का आएगा, उससे कितना चांस है? और फिर एक बार क्वीन उठाते हैं उससे कितना चांस होगा? ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि कार्ड कितना था? 5 कार्ड था। ठीक है, 5 कार्ड में क्वीन कितना था? 1 था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन कितना हो जाएगा? 5 कार्ड में एक क्वीन था, 5 रखे हुए थे, तो इसमें क्वीन का कितना चांस हो जाएगा? 1 चांस, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा था आपसे कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड, अब मान लीजिए क्या हुआ, क्वीन को हम अलग निकाल दिए। अब क्वीन हम उठाए थे तो क्वीन निकल गया, उसको अलग निकाल दिए, तो बचा कितना कार्ड? 4 कार्ड बचा। अब उस 4 कार्ड में एस कितना है? एक एस है। क्वीन कितना है? 0। अब क्वीन है ही नहीं उसमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन क्या होगा? 0 हो जाएगा।
आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस क्या हो जाएगा, इक्का आने का कितना चांस है, 1/5 नहीं, अब 4 ही पत्ता बचा हुआ है तो 1/4, यही दिमाग में रखना था और यही ट्रिक घुमाया था एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है कि द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ स्पेड आर रिमूव फ्रॉम अ डेक। 52 पत्ता में से किंग क्वीन और जैक जो है स्पेड का निकाल के अलग रख दिया गया है, ठीक है। अब जो है देन वेल सफल्ड वन कार्ड इज सेटल्ड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। अब जो बचा हुआ कार्ड है उसको अच्छा से तरह से मिलाया गया, उस कार्ड में से यानी उस ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला गया, तो क्या चांस है कि जो ताश का पत्ता होगा वो स्पेड का होगा, दूसरा वो हर्ट होगा, और तीसरा कि वो किंग होगा, बताइएगा। देखिए 52 कार्ड में से 3 कार्ड तो निकाल दिया गया है, किंग क्वीन जैक स्पेड का, तो हटा दीजिए, कितना बचा, 49 बचा, वही लिखा हुआ है 49। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, अभी ने बताया है कि स्पेड में से 3 कार्ड निकाल लिया गया था, स्पेड में कितना कार्ड रहता है, 13 कार्ड रहता है, 13 में से 3 निकल गया तो कितना बचा, 10 बचा, 10 बटा, अब टोटल कार्ड कितना बचा हुआ है 49, बिकॉज 3 तो निकाल दिया था ना, यानी कि 10/49 आएगा, ठीक है। वही बगल में लिखा हुआ है कि स्पेड में से क्या निकाले थे, किंग निकाल दिए थे, क्वीन निकाल दिए, जैक निकाल दिए, 13 बचा, 13 में से 3 निकाल दिए, कितना बचा 10, तो 10 और टोटल कितना था 49, 10/49। अच्छा अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हर्ट, हर्ट में कितना था, 13 पत्ता होता है, तो 13 बटा टोटल कितना था 49, तो टोटल 13/49। अच्छा अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, बताइए, आपको बताया था कि हर्ट में रेड में 2 किंग और ब्लैक में 2 किंग, ब्लैक के स्पीड में से किंग निकाल दिया गया तो कितना किंग बचा, 3 किंग, तो 3 किंग डिवाइडेड बाई कितना टोटल पत्ता बचा था 49, यानी 3/49 प्रोबेबिलिटी होगा। क्या समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, किंग वाले क्वेश्चन में देखिएगा, मान लीजिए रेड है, रेड में कितना था, एक था हार्ट एक था डायमंड, ठीक है, इसमें भी एक किंग था, इसमें भी एक किंग था, ब्लैक में था स्पेड और था क्लब, इसमें भी एक किंग था, इसमें भी एक किंग था। हमने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि जो स्पेड का किंग है इसको हटा दिए हम लोग, तो 4 किंग में से 3 किंग बचा, वही होता है 3/49, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि एक कार्ड इज डोनेट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल पैक ऑफ 52 कार्ड, एक ताश के पत्ते 52 पत्ते में से जो कि अच्छा तरीके से सफल किया हुआ है उसमें से एक कार्ड निकाल लेते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ डेड नॉर अ क्वीन। तो अब बताइए जो कार्ड चुने हैं ना, ना ही वो लाल पत्ता होना चाहिए और ना ही वो रानी की होनी चाहिए, बताइए लाल पत्ता होता कितना है, 26 का पत्ता होता है लाल का। अच्छा उस लाल पत्ते में 2 क्वीन तो पहले से आ जाती है, बचा कितने क्वीन, 2 क्वीन और बची, यानी कि 26 2 28 पत्ता ऐसा है जिसमें कि रेड और क्वीन आता है। तो अगर हम लोग बताइए 28 पत्ता को निकालिए दें तो जो कार्ड निकालेंगे पक्का उसमें रेड और क्वीन आएगी ही नहीं, नहीं समझे बात। 52 पत्ता में से 26 पत्ता रेड का होता है, तो रेड हमें चाहिए ही नहीं, और 2 क्वीन और बच गया ब्लैक का तो वो भी नहीं चाहिए, तो 26 2 28 को निकाल ही दिया अलग, बचा कितना, तो ऐसा नहीं तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेट। तो हम क्या बोले थे, जब भी आपसे पूछे जाए कि नॉट, जब पूछे ना कि क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी नहीं निकालने का चांस, तो आप निकालने का चांस निकाल लीजिए, और क्या चांस है कि जो कार्ड उठाए हैं वो रेड का कार्ड हो और क्वीन भी आ जाए, तो हो जाएगा 28/52। तो आपसे पूछा ना कि नहीं आना चाहिए, तो नहीं के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो कर देंगे 1 माइनस 28/52 जो कि आ जाएगा आपका 6/13। ये आप और कैसे कर सकते थे, 28 पत्ता को निकाल देते तो कितना बचता, 28 4 32 24 पत्ता बचता, उस 24 में से कितना कितना पता था, 52 पता नहीं, 24/52 ऐसे भी आंसर आ जाता। ये आप 1 माइनस करके भी निकाल सकते हैं। अगला टाइप जो आता है वो होता है सेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉक्स बेस्ड प्रॉब्लम। क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ बॉक्स बेस्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि अ बॉक्स कंटेन 19 डिशेज, 90 क्या मतलब पासा रखा गया उसके अंदर, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 से 90 जो डिश है ना उसके अंदर रखा गया, उसका नंबर दिया गया 1 से लेकर 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रोन एट रैंडम, एक उठा लिया गया उसमें से, तो बताइए कि जब उठाया है ना उस पर पहला बात कि उस पर 2 डिजिट नंबर आना चाहिए, क्या इतना चांस होगा, दूसरा बात कि उसमें एक परफेक्ट स्क्वायर हो उसका कितना चांस हो सकता है, तीसरा बात कि ये नंबर डिविजल बाई 5 हो ऐसा कितना नंबर हो सकता है, या नंबर का टर्निंग 3 0 हो या इवन नंबर हो। देखिए समझते हैं, आंसर में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था देखिएगा, हम जानते हैं कि टोटल डिस्क कितना था, 90 था, नंबर किस पे था उसमें 1 2 3 4 नंबर किया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है क्या, पहला क्वेश्चन है कि यह 2 डिजिट नंबर, अब बताइए 1 से लेकर 90 तक 2 डिजिट नंबर कितना होगा, और उसमें से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हटा दे तो 10 से तो सब अब 2 डिजिट आ जाएगा ना,
10 से लेकर 90 तक सब 2 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो इसी 9 को घटाना था, तो 90 में से 9 घटा कितना बचा 81, यानी कि टोटल कितना डिजिट है 81 है, और टोटल कितना था 90, यानी कि 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, 9/10 आंसर आ गया। समझ गए? यानी कि जो पूछता है उसको हटा दीजिए। कह रहा है कि हमें चाहिए सिर्फ ऐसा नंबर, और हम लोग उठाए ना उसको, तो उठाने पर सिर्फ 2 डिजिट नंबर आना चाहिए। तो बाकी 9 को निकाल देंगे बाहर, 9 को निकाल दिए तो बचा कितना 81, तो 81/90, सिंपल। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें चाहिए एक परफेक्ट स्क्वायर। तो बताइए स्क्वायर क्या क्या होता है? स्क्वायर होता है आपका 1, स्क्वायर होता है आपका 4, स्क्वायर होता है आपका 9, 16, फिर होता है कितना, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 9 का 81, और 10 का 100। तो क्या 100 आएगा इसमें? 100 तो आएगा ही नहीं, बिकॉज 90 तक तो डिजिट ही है इसमें। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 चांस है, तो 9/90 यानी कि 1/10। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो हम निकाले ना, तो वो 5 से भागा देने वाला नंबर मिले हमें। तो 5 से भागा देने वाला कितना होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ऐसे करके कितना होगा 18 बार होगा, बिकॉज 18 × 90 होता है। हो गया सीधे सीधे आंसर, यानी कि 90 डिजिट लाने में हमें 18 बार 18 ऐसा डिजिट मिलेगा जो कि 5 से डिविजुअल होगा। तो कितना हो जाएगा 18/90, यानी कि 1/5 आंसर। कोई दिक्कत? यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65, ऐसे करके टोटल कितना आएगा 18 डिजिट ऐसा आएगा जिसको उठाएंगे ना, तो जो नंबर आएगा हमें मिलेगा वो 5 से भागा देने वाला नंबर मिल जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर कंटेनिंग 3 जीरो, कि ऐसा हम उठाएं उसमें से जिसमें 3 को जीरो आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? 90 तक डिजिटे बना हुआ है, उसमें 3 जीरो कहाँ से आ जाएगा? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 जीरो इज 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन जो आपको उसी में कह रहा है, कैन इवन नंबर डिविजिबल बाई 5 एंड 8। आप ऐसा उठाइए जो कि इवन नंबर भी हो, और 5 से भी डिविजिबल हो, और 8 से भी डिविजिबल हो, यानी कि या तो 5 से डिविजिबल हो या तो 8 से, यानी कि सब पर निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, 1 से 90 तक सोचिएगा, इवन नंबर में 5 डिविजिबल, तो कितना हो जाएगा, 5 इवन है नहीं है, 10 इवन है, ठीक है, 8 दूनी 16, 5 चौका 20, तो 8 8 3 24, ऐसे करके निकालिएगा। तो आप नंबर चुन लीजिएगा, तो नंबर क्या क्या आएगा, 10 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा। ये सब क्या नंबर है? ये सब ऐसा नंबर है जो इवन भी है, 5 से भी डिविजिबल है, और 8 से भी डिविजिबल का सारा नंबर हम लोग अलग छाट लिए रख लिए। ठीक है, चलिए अब कैसे करेंगे, इसके लिए क्या तरीका होगा। अब मान लीजिए सर हमको तो समझ नहीं आया कैसे छाटेंगे। ऐसे छाटेंगे, देखिए 5 से कटने वाला कितना आता है, या तो 5 या 10 या 15 या 20। तो अब क्या देख रहे हैं, ये सब वाला नंबर जो ना मिल ही नहीं रहा है, ये सब आ ही नहीं रहा है, इसमें इवन है ये नहीं है। इवन का क्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 हो गया इवन 5 के लिए। 8 के लिए क्या क्या इवन होगा, 8 होगा खुद, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, 40 होगा, 48 होगा, 54 होगा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो भी आंसर होगा उसको आप डाल सकते हैं। एक टाइप आता है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। अब जो बेस्ड आता है ज्योमेट्री, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा टाइप 1 में पढ़ा क्वाइन बेस्ड प्रॉब्लम, टाइप 2 में पढ़ा हमने कार्ड बेस्ड डाइस बेस्ड प्रॉब्लम, टाइप 3 में हमने पढ़ा प्लेइंग कार्ड बेस्ड प्रॉब्लम, टाइप 4 में हमने पढ़ा अभी जो पढ़ा है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें चुनना है, एक ऑब्जेक्ट चुनना है। नहीं मान लीजिए ऐसे बोला कि एक बक्सा है जिसमें कि 3 रेड बॉल, 2 ब्लैक बॉल और एक व्हाइट बॉल रखा हुआ है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल? तो व्हाइट बॉल कितना था, 1 था। टोटल बॉल कितना था, 5 3 8 1 9 था, तो 1/9। बोला कि हमें एक ब्लैक बॉल चुनना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिवाइड बाई कितना ब्लैक बॉल था, 3 था, तो 1/3। ऐसे करके कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन जो आता है आपका आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। एक ज्योमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैसा देखिएगा। कह रहा है कि मिसिंग हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर जो है ना मिसिंग हो गया और क्रैश कहीं ना कहीं जाके गिर सकता है। तो बताइए कि एक ऐसा एक रेक्टेंगुलर रीजन आपको दिखाना है, दिखाया हुआ है, तो क्या चांस है जो हेलीकॉप्टर है ना उड़ के यहीं पे आके गिरे, इस वाले छोटे वाला में आके गिर जाए, क्या चांस है उसका? देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें क्या दिया था, ये 9 दिया था, और ये 6 दिया था, ये 4.5 दिया था, और ये 2 दिया था। छोटा वाला कैसे निकलेगा, ये 9 था, ये 6 है, तो कितना होगा, 3 होगा। और ये 4.5 था, तो ये 2 है, तो कितना होगा, 2.5 होगा। यानी छोटा वाला जो बॉक्स है उसका एरिया कैसा होगा, 3 × 2/5 होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, रीजन 9 × 4.5 यानी कि 40 किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ लेक क्या हो जाएगा, नहीं जो नदी है इसमें कहीं गिर जाएगा आके हेलीकॉप्टर, उसका कितना तरीका है, उतना एरिया कवर कर रहा है 7.5 किलोमीटर। तो चांस कितना है, 7.5/7
40.5, यानी कि 40.5 में से 7.5 ऐसा चांस है जिसमें कि आके वो नदी में गिर जाएगा, यानी कि झील जो है, लेक है, उसमें गिर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम कितना है कि पूरा जो एरिया है, पूरा एरिया वो है 40.5 किलोमीटर स्क्वायर का, उसमें जो है 7.5 किलोमीटर स्क्वायर का जो है ना लेक है। तो जो पूछेगा कि कितना चांस है कि लेक में जाए गिरेगा, तो लेक कितना है 7.5, टोटल कितना था 40.5, तो ये आंसर होगा। ठीक है, यानी कि हेलीकॉप्टर जो चांस है वो कितना है 5/27 है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑन एरो विच इज कम टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वंस। आप जानते होंगे एक ऐसा गेम होता है इसमें कि एक जो है ना नचते रहता है, एक ऐसा सुई की तरह, और जहाँ जाके रुका वो वाला नंबर आपका आ गया तो आप लकी ड्रॉ में जीत गए। ठीक है, वह कैसे रुकता है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या चांस है कि जो पॉइंटर है ना, जो एक ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है वो 1 2 3 पे जाकर रुके, या तो 1 पे, या तो 2 पे, या 3 पे। देखिए 1 पे जाने के कितना चांस है, टोटल आप जानते हैं कि एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, टोटल एरो जो है, तो सॉरी टोटल जो एंगल होता है 360 डिग्री का होता है। तो पहला बताइए कि पहला जो डिजिट है इसमें कितना है, 90 डिग्री है, इसमें 90 डिग्री, इसमें कितना है 2 90 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री है। यानी ऊपर में जो है ये 90 है, ये 90 है, और ये बाकी कितना है 180 है। यानी कि इसमें रुकने कितना चांस है 90 बटा टोटल कितना है 360। इसमें रुकने का कितना चांस है 90 बटा 360। इसमें रुकने का कितना चांस है 180 बटा 360। कोई दिक्कत समझ रहे हैं कि नहीं, अरे नहीं समझ रहे फिर समझिएगा। कह रहा है कि सुई जो है ना इसमें आके रुके, इस वाले रीजन में आके रुके, थर्ड वाले रीजन में, यानी कि इधर आके रुके, कितना चांस है, तो 180 हमको पता है कि 180 चांस है, तो 180 और टोटल कितना था 360, यानी कि 1/2 चांस है, यानी कि आधा%, आधा गारंटी है कि इसमें आके रुकेगा, और आधा का आधा, यानी कि ऐसे समझने के लिए ऐसे समझिएगा, कितना था ये टोटल कितना था, एक था, एक का ये कितना है आधा है, अभी आधा का भी आधा नहीं 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो आंसर देखिए तो वही है। तो बस आप थोड़ा दिमाग भी लगाइएगा तो आंसर मिल जाएगा, वो टिक मारने वाला होगा तो थोड़ा ट्रिक से भी बन जाता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन अलग टाइप का। एक सबसे अलग क्वेश्चन है जो आपका पूछा जा सकता है, वो है क्वाइन नंबर पैसा वाला बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है, जो कि मेरे लिए अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए इसको अलग टाइप लिख के ही लाया मैंने, ताकि आपको अच्छा समझाया सके। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको अलग टाइप लिख के लाया। कह रहा है क्या, एक पिगी बैंक है, होता है ना गुल्लक, गुल्लक, उस गुल्लक में क्या है दोस्त कि एक 50 पैसा का कॉइन जो होता है ना अठन्नी, उसका 100 कॉइन रखा हुआ है 50 पैसे। अच्छा, 50 जो है ना 1 रुपये कॉइन रखा हुआ है, और 20 जो है 2 रुपये कॉइन रखा हुआ है, और 10 जो है 5 रुपये कॉइन रखा हुआ है। तो मैं जब अपने टाइम में क्वेश्चन बनाया था ना तो बहुत गलती कर दिया था, इसलिए बिकॉज मैं 100 और इस सब में कन्फ्यूज हुआ, हमको लगता था क्या 50 पैसे का 100 कॉइन है, तो उसको ना कैलकुलेट करने बैठ गया था इस क्वेश्चन में, लेकिन इतना करना नहीं होता है, कैसे ट्रिक से बनाएंगे समझाते हैं आपको। देखिए, तो कह रहा है कि अगर हम लोग उसको ना हिला करके, यानी कि उसको पूरा मिला देंगे पैसा को और उसको उलट देते हैं, तो सिर्फ एक कॉइन निकलता है। तो बताइए क्या वो कॉइन 50 पैसा का होगा, सॉरी विल नॉट बी अ 50 रुपी कॉइन, क्या चांस है कि वो 50 रुपये का कॉइन नहीं होगा। तो आप बताइए, हम डालें इसमें 50 पैसा का कॉइन, डालें इसमें 1 रुपये का कॉइन, डालें इसमें 2 रुपये का कॉइन, डालें इसमें 5 रुपये का कॉइन, तो 50 रुपये का कॉइन कभी निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0। यानी कि पहला क्वेश्चन जो था कि 50 रुपी कॉइन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 50 रुपी कॉइन क्या हो जाएगा, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 रुपी कॉइन इज 0, बिकॉज कोई चांस ही नहीं है, 50 रुपये कॉइन था ही नहीं उसमें ना। अच्छा, टोटल कॉइन कितना था, 100 कॉइन था 50 पैसे का, 50 कॉइन था 1 रुपये का, 20 कॉइन था 2 रुपये का, और 10 कॉइन था 5 रुपये का, टोटल 180 कॉइन था। 180 में से क्वेश्चन था पहला, मान लेते हैं अगर कि 50 पैसा का कॉइन कितना होगा, तो 50 पैसा का कॉइन निकले वो कितना चांस होगा, 100 कॉइन था 50 पैसा का, बटा टोटल कॉइन कितना था 180, यानी कि 100/180। अगला क्वेश्चन होगा आपका ऐसा कि विल नॉट बी इक्वल टू 5 रुपी, कि 5 रुपया नहीं है बाकी सब हो सकता है, तो 5 रुपया होने कितना चांस है, 5 रुपये कितना नोट था, 5 रुपये का 10 नोट था, यानी कि 10/180 जो है होने का चांस है, तो ना होने का क्या हो जाएगा 1 माइनस 10/80, यानी कि ना होने का चांस कितना हो जाएगा 1 माइनस 10/80, मतलब कि कॉइन विच इज नॉट इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा 1 माइनस 10/80, यानी कि 17/18 चांस है कि 5 रुपये कॉइन नहीं गिरेगा। ठीक है, तो इसी तरह से यह अध्याय यहीं समाप्त होती है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए और क्वेश्चन, समरी, इंपॉर्टेंट नोट्स और सब कुछ के लिए आप हमारा खरीद सकते हैं स्टडी मटेरियल, जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे यार, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, बिकॉज ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको लेना है या नहीं लेना है, मैं फोर्स नहीं कर सकता इतना इसके विषय में। जिन्होंने लिया है उनको पता है कि कैसा है, और जो लेने वाले हैं वो विश्वास रख के खरीदें, कोई आपको इसमें कोई बायसिंग नहीं है, इसमें धोखाधड़ी नहीं है, ये पूरा अनबायस्ड है। दिस स्टडी मटेरियल इज़
ओनली मेड फॉर यू हेल्प, बिकॉज हम जानते हैं कि कोई बुक अभी नहीं है जो कि 30% सिलेबस रिड्यूस करके निकाला है आपके लिए। तो मैं उन्हें वही वही स्टेटमेंट में अपलोड किया हूँ, वही पेस्ट किया है, वही मैंने उसको बनाया है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इस बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप डाउट कमेंट कर सकते हैं या हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फर्दर जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 7488654738 पे, और स्टडी की जानकारी के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मे बी सर्कल या फिर कुछ और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ, यानी कि एसएसटी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।